चलिए गाइज, वील स्टार्ट नाउ। ओके आरुष, टेक केयर। चलिए, हम लास्ट टाइम आई बिलीव ये टॉपिक कर रहे थे, अकाउंटिंग प्रोसेस, करेक्ट? लेट्स नाउ कंटिन्यू विद दैट। कौन सा क्वेश्चन हुआ था लास्ट, बताएंगे? 8 हो गया था, बढ़िया। 9th मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था क्या? ट्राई करने बोला था, किया है लोगों ने? ठीक है, लेट्स चेक। मैंने आपको जीएसटी समझा दिया था अच्छे से, है ना? मैंने जर्नल का ये रूल्स रिविजिट नहीं करवाया था ना? नहीं, एक बार शॉर्ट में भी कर लूंगा, ठीक है? हाँ, मतलब मैं भी बहुत सरप्राइज हुआ जब। आज कुछ है क्या? चलो, आज जो भी बच्चे आए हैं उनको मैं चॉकलेट दूंगा। फिर आज याद रखना, ये 5 बच्चे आए हैं। अगर ऐसा हो जाता है अभी बैठे बैठे 10 के ऊपर क्रॉस हो जाता है अटेंड, तो फिर नहीं। अगर 5, 6, 7, 8 रहता है तो चॉकलेट मिलेगा सबको, ठीक है? चलिए, अबे कभी कोई घर से भाग के बताना, घाटा हो जाएगा नहीं तो। चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ केवल। चेक अमाउंटिंग टू 9,000 फ्रॉम हरि कृष्णन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000। तो उससे 10,000 रुपया लेना था, उसने 9,000 का चेक दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू हरि कृष्णन 10,000। हाँ या ना? नेक्स्ट, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 8 गुड्स जिनकी सेलिंग प्राइस थी 8,000 और उनकी कॉस्ट थी 6,000 और कैश 1,000। तो टोटल ड्राइंग 7,000 का हो गया। जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है, उन गुड्स की सेलिंग प्राइस नहीं देखी जाती है। क्या देखी जाती है? कॉस्ट प्राइस। क्या देखी जाती है बच्चों? तो ड्राइंग्स हो गई 7,000, क्योंकि 6,000 और 1,000 कैश। 2 परचेजेस 6,000, 2 कैश 1,000। हाँ या ना? यहाँ परचेजेस के बदले आप गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर भी लिखते हैं कई लोग, बट मैं कहूँगा अभी बड़े हो गए हो, अभी सब जगह परचेजेस से रेफरेंस देना स्टार्ट कर दो। गुड्स कॉस्टिंग 3,000 एंड सेलिंग प्राइस 4,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज। किसी ने पूछा है सर यहाँ पे चेक्स इन हैंड अकाउंट क्यों नहीं ले रहे? तो ईशान, सिंपल बात है कि अगर कुछ बोला होता कि वो चेक अपन ने डिपॉजिट नहीं किया है तो चेक्स इन हैंड, या जो हम लिखते थे 11th में कैश, उसके बदले सेंस बनता। बट अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम ये अज्यूम करते हैं वो चेक हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? बैंक। हाँ या ना? याद आया सबको? नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। वापस से सेलिंग प्राइस इररिलेवेंट है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 2 परचेजेस। हाँ या ना? नेक्स्ट, 3,000 पे होगा वो। रिसीव्ड कमीशन 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट टू करंट ईयर एंड इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो बैंक में आएगा 10,000, 2 कमीशन इनकम में जाएगा 5,000 एंड 2 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में जाएगा 5,000। हाँ या ना? या प्री रिसीव्ड कमीशन, जैसे भी आप लिखना चाहें, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। नेक्स्ट, परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम जवाहर ऑफ 30,000 अगेंस्ट अ चेक। गुड्स ऑफ 12,000 जिसकी कॉस्ट थी 9,000 यूज्ड इन रिपेयर्स ऑफ द मशीनरी विच इज नेसेसरी टू मेक इट रेडी फॉर वर्किंग। तो गाइस, पहले तो 30,000 का जो खरीदा उसके लिए एंट्री हो जाएगी मशीनरी टू बैंक। अब ये जो, क्योंकि मशीनरी कौन सी है बच्चों? कुछ भी इनिशियल रिपेयर्स हम करते हैं टू मेक इट यूजेबल, वो हम मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करते हैं। ये याद आया सबको? 11th का सीखा हुआ। सेकेंड हैंड कोई भी असेट खरीदते हो तो उस पर जो भी इनिशियल रिपेयर्स कराते हो आप, वो असेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। तो अगर हम असेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, हमने कितने के गुड्स यूटिलाइज करे हैं यहाँ पे? 9,000 के। हाँ या ना? उनकी सेलिंग प्राइस 12,000 है, वो जाने दो। कॉस्ट कितनी है? जब हम सेल्फ यूटिलाइजेशन के लिए देख रहे हैं बच्चों, तो हम कॉस्ट ही देखेंगे, करेक्ट और नॉट?
तो 9,000 के गुड्स यूज हो गए तो परचेजेस का खर्चा कम हो गया और मशीनरी में डेबिट हो जाएगा। तो मशीनरी इन इफेक्ट 39,000 से डेबिट हो गया, टू बैंक 30 एंड टू परचेजेस 9। अभी हर जगह इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो सब जगह क्या यूज करने लग गए हैं, परचेजेस। आप भी मैच्योर हो जाइए और यूज कीजिए परचेजेस। शुड वी गो हेड नेक्स्ट? ठीक है, बिफोर आई गो हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैं थोड़ा सा जर्नल का रूल्स एक बार रिविजिट करवा देता हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, करेक्ट, वेदर इट इज असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, और फिर हम देखते हैं उसका, फिर देखते हैं हम वो बढ़ रहा है या, और इसके लिए रूल क्या है, LIC, याद रखिएगा रूल क्या है बच्चों, LIC मतलब लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है, हाँ या ना, और असेट्स और एक्सपेंसेस में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। राइट और रॉन्ग गाइस? बढ़ाने के लिए हमेशा कौन सा इफेक्ट दिया जाता है, सेम। कम करने के लिए कौन सा इफेक्ट दिया जाता है, ऑपोजिट, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट, हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? पक्का? हमेशा कोई भी जर्नल एंट्री बनाएंगे उसमें डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू, ये जरूर याद रखिएगा, हाँ या ना? ठीक है, ये बेसिक रूल्स थे। अभी हम आगे मूव करते हैं बच्चों। ये कैश बुक के बारे में पहले कुछ बोला है। कैश बुक तो मैंने आपको वैसे भी थोड़ा, मैंने आपको जो जो सब्सिडरी बुक्स होती है उनके बारे में बता तो दिया ही था, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक एक जो सम आएगा ना वो डिस्कस करेंगे और फिर आप लोग उसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। आपको रूलिंग भी करके दिया हुआ है, जस्ट पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे जो पहला सम है ना वो किस चीज़ के बारे में है, परचेज बुक। परचेज बुक में क्या आते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्या आते हैं? तो ध्यान से देखिए, द रफ बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग फॉर 2022। उन्होंने ब्राउन एंड कंपनी से खरीदा ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस। ग्रॉस मतलब क्या होता है पता है? 1 ग्रॉस, एज फार एज आई रिमेंबर इट इज 12 डजन्स, 144 यूनिट्स हो गया, ठीक है ना। एक डजन, डजन समझे, 12 डजन को हम क्या बोलते हैं, 1 ग्रॉस, एट 100 रुपीज पर ग्रॉस, हाँ या ना। तो कितने का हो गया, 500 रुपए का। 1 ग्रॉस रजिस्टर एट 240 पर डजन, तो 240 इंटू 12 करना पड़ेगा, हाँ या ना। लेस ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे कितना है, 10%। देखा सबने? अभी परचेज बुक में हम क्या क्या कॉलम्स बनाते हैं, ध्यान से देखिए। परचेज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी, क्या लिखा बच्चों? एक कौन सा कॉलम है, एक कौन सा है, पर्टिकुलर्स नहीं, क्या है, पर्टिकुलर्स मत लिखना, नेम ऑफ सप्लायर ही लिखना, ठीक है। फिर क्या आएगा, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, मतलब खरीदते टाइम हमको इनवॉइस मिलेगा ना, तो वो इनवर्ड इनवॉइस नंबर। LF लेजर फोलियो और 2 अमाउंट के कॉलम, हाँ या ना। इनर एंड आउटर, इनर में कैलकुलेशंस होंगे, फाइनल अमाउंट कहा जाएगा आउटर कॉलम में। फेब 1 को किससे खरीदा है, तो यहां पे लिख दिया 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट 100, 500 हो गया। 1 ग्रॉस रजिस्टर एट 240 पर डजन, तो 240 इंटू 12 किया, 2880 हुआ कि नहीं हुआ, 3380 हो गया। लेस क्या करना है, कितना, 10%, 338 हो गया, तो 3042 बचा कि नहीं बचा, प्लीज बताइए, सब लोग अग्री करते हैं। इसके बाद मैं रेकमेंड करूंगा एक लाइन खाली छोड़ के आगे बढ़ना, आप पूरे पेज का बना लीजिएगा। नेक्स्ट, फेब 12 को परचेज फॉर, मुझे इससे फर्क पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ क्या बना रहा हूं, परचेज बुक, हाँ या ना। इसके लिए बट जो भी ट्रांजैक्शन सब में दिए हों उसके लिए कहीं ना कहीं नोट जरूर लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें नोट लिखा होगा नीचे, फेब 12 कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैसा, सबको समझा अच्छे से? फेब 18 को परचेज कंप्यूटर फॉर फ्रॉम मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी ऑन क्रेडिट 30,000। क्रेडिट पे खरीदा है बट गुड्स खरीदे हैं क्या,
असेट खरीदा है, हाँ या ना? तो विल दिस बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक और नॉट? नो, दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो हम इसको आइडियली कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में, ठीक है ना, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में नहीं जा सकता, तो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। बट ठीक है, हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे नोट लिख देंगे, विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। सबको समझ रहा है अच्छे से? आई वुड एक्सपेक्ट आप इसको एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर पाएंगे जब अभी मैं अभी आपको करने दूंगा। हाँ, देखो पता नहीं होगा क्या, लिख देना ना, कोई भी स्कोप मत दे मार्क्स काटने का। मैं नहीं चाहता एक और बार अपन ये सारी चीजें डिस्कस करें, वंस एंड फॉर ऑल ही करना है कोई भी चीज, है ना। Purchased on credit from the paper company 5 reams of white paper at 100 per ream and 10 reams of ruled paper at 150 per ream, और उस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो द पेपर कंपनी का नाम लिखा, 500 का 500, 10 150 का 1500, 2000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया 200 आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम में जब डालते हैं अपन एक ऐसा एरो बनाते, याद है ना, वो आप बना दीजिएगा, उसको अंडरलाइन करके एरो बना दीजिएगा। नेक्स्ट, purchase dozen gel pens at 15 each from Verma Brothers on credit। तो Verma Brothers 1 dozen gel pen 180 रुपए का हो गया, कुछ ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में चले गया, और यहाँ पे ये टोटल आ गया, हाँ या ना। बिहाइंड एवरी ट्रांजैक्शन, जैसे ये वाला जो है ब्राउन एंड कंपनी का 3042, व्हाट इज द जर्नल एंट्री बिहाइंड दिस? परचेज अकाउंट डेबिट टू पेंसिल्स ने येड़ी, पेंसिल्स को क्रेडिट कर रही है, फ्यूचर में जाके पेंसिल्स को पैसे देने हैं क्या? पाप था ये, पाप। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्राउन एंड कंपनी। देखो लड़कियां ये गलत फायदा उठाती है, अगर कोई लड़का होता तो मैं उसको 2 चांटे ही मार देता इस बात पे। ये नमन तू बोल के बता दे, ये एंट्री दवाई की जरूरत पड़ जाएगी तेरे को, इतना मारूंगा मैं। मैडम, अपन अभी सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो अभी अपने को ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो गिवन, मैं तो कई क्लासेस में तो सिखाते भी नहीं है, ये बोलते हैं तो आपका 11वीं का आपको आता है, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ठीक है। वी आर स्पेंडिंग टाइम ऑन इट, मेक श्योर कि अपन उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरी ट्रांजैक्शन के पीछे द जर्नल एंट्री स्टिल रिमेन्स परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्राउन एंड कंपनी, बट व्हाई वी डू दिस इज बार बार सेम एंट्री लिखने की बजाय परचेजेस टू पार्टी, परचेजेस टू पार्टी, परचेजेस टू पार्टी, परचेजेस टू पार्टी, और नरेशन हर बाय बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बीइंग गुड्स। अपन ने एक बुक बना दिया, इसमें जो भी आया वो क्रेडिट परचेज ही है, हर एक के पीछे एंट्री वही है। लेजर में जब पोस्ट करेंगे ना तो क्या करेंगे, एक लेजर पोस्टिंग थोड़ा यूनिक होता है, पार्टी के अकाउंट में डेट के हिसाब से जाएगा, बट परचेज के अकाउंट में कब जाएगा? एंड ऑफ द मंथ। ये काफी जो बच्चे शायद 11वीं में मुझसे नहीं सीखे उनको शायद ना पता हो, मैं ये चीज अच्छे से समझा देता हूँ, ये प्लीज ध्यान से सुनिएगा भी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बहुत काम आएगा। याद है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम देखते थे कि मिस्टेक किस जगह पे है, वो ऐसे ही अपने को समझता था कि नहीं समझता था। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि पार्टी के अकाउंट में पोस्टिंग होती है सेम डेट पे, बट परचेजेस अकाउंट में फिर से टू ब्राउन, टू पेपर, टू वर्मा लिखने की बजाय महीने के एंड में इकट्ठा लिख देते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फेब 2022। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे फेब 2022 में 28 फरवरी को टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिख दिया 5022, ये टोटल का अमाउंट। बट पार्टी के अकाउंट में ब्राउन एंड कंपनी को 1 फरवरी को ही लिखा बाय परचेजेस, पेपर कंपनी में 23 फरवरी को ही लिखा, और वर्मा ब्रदर्स में मैंने 25 फरवरी को ही लिखा। प्लीज बताइए सबको ये बात अच्छे से समझी है क्या? कैरिड डाउन वगैरह नहीं लिखना है क्या? अरे भाई फोकस, ठीक है लिख देना कैरिड डाउन, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने को एक्चुअली इसमें पता है कैरिड डाउन क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्या है ना, अपने को पता नहीं है कि और कोई ट्रांजैक्शंस है कि नहीं है, ये सिर्फ एक अपन एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट करते हैं।
जनरली क्या होता है, जैसे अगर आपको कैश अकाउंट बोला है तो आपको कैश अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शंस दे देते हैं, तो आप उसमें सब बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन सब करते हैं। इसमें जनरली इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हो सकता है कि और भी ट्रांजैक्शंस हो, बट ठीक है एक बार चेक कर लेंगे अपन, अगर ऐसा मॉड्यूल में जैसा प्रेजेंट किया रहेगा वैसा कर देना। वैसे इतना मैं गारंटी से बोलता हूँ ये सब नहीं आने वाला एग्जाम में, आपको इतनी ज़्यादा उम्मीद मत रखो लाइफ से, बट ये अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आने वाली है क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 10 मार्क का आएगा। अभी बता देता हूँ, जो बच्चा सब्सिडरी बुक्स नहीं समझेगा अभी, उसको लेजर नहीं समझेगा, सॉरी ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं समझेगा, और तब जब मैं वो कराऊंगा तब फिर मेरे पास मत आना, ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स समझेगा ना बीआरएस। जो लोग 11वीं में से पढ़ चुके हैं प्लीज बताइए मैं सही बात बोल रहा हूँ, है ना? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स समझ सकता है क्या विदाउट अंडरस्टैंडिंग कैसे लेजर पोस्टिंग होती है इन सब्सिडरी बुक्स? नो। तो ये याद रखिएगा, परचेज बुक से पोस्टिंग जब हम करते हैं तो पार्टी के अकाउंट में हम डालते हैं सेम डेट पे, बट परचेजेस अकाउंट में डालते हैं महीने के एंड में। इसका लॉजिक भी क्लियर है क्योंकि यहाँ पे वही तीनों पार्टी का नाम लिख के क्या मिलेगा, वो तीनों पार्टी और इंफॉर्मेशन यहाँ पे है ही ना, एफर्ट्स को डुप्लीकेट करना नहीं है, इसीलिए। चलिए सॉल्व करना चालू कीजिए, यही सम, या क्या करूं आपको सेल्स बुक दूं क्या, ऐसा कुछ करूं? ये भी कर ही लो ना यार, फिर मतलब 2 मिनट लगेगा, है ना? रूलिंग इसके नीचे किया हुआ है, कोई महापुरुष है जो टेक्स्ट बुक नहीं लाया? क्यों इतना जल्दी? कौन सा कॉलेज है? तुम दोनों को जाना है डायरेक्ट? हाँ 12:35। चलो कर लो सब लोग जल्दी से ये सम। ऑनलाइन वाले बेईमानी मत करना, मैं नहीं देख रहा हूं, भगवान तो देख रहा है। जर्नल एंट्री वर्किंग नोट में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे जर्नल प्रॉपर वालों की दिखा भी दोगे तो सही रहेगा, बट फिर जैसे कैश बुक वाले का तो ही ना कैश बुक बनाते बैठेगा, समझ रहे? इसीलिए फिर वो सबके लिए करो या तो सबके लिए मत करो। चलें क्या आगे? गाइस एक बार सॉल्यूशन चेक कर लीजिए प्लीज सब लोग, और अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो चाहिए तो स्निप ले लीजिए प्लीज। गाइस पूरा सॉल्यूशन स्क्रीन पे अवेलेबल है, देख रहे हैं? यहां पे कोई बाकी है क्या? हाथ उठाइए। ऑनलाइन वाले डन? कंफर्म कीजिए प्लीज। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ता हूं मैं। ये सोल्यूशन तो हो गया, स्नैप ले लिया होगा अभी तक, आई एम अज्यूमिंग, अगर किसी का बाकी था तो। और लेजर में मेन तो यही है, कौन से वाला? परचेज बुक वाला, है ना? बाकी सब तो बहुत ही इजी पोस्टिंग है। एंट्री हमेशा याद रखना अभी भी वही है, परचेजेस टू पार्टी, परचेजेस टू पार्टी, बट पार्टी के अकाउंट में सेम डे पे, परचेजेस में महीने के एंड में। मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सोल्यूशन भेज दिया है होमवर्क सेक्शन का, और मैंने क्वेश्चन 8 का जो अपन अकाउंटिंग प्रोसेस का कर रहे हैं, जो मैंने लिखाया नहीं था सिर्फ डिस्कस किया, तो वो भी भेज दिया है। बस मैं अब अपने काम पे वहां तक कुछ जहां तक चाहिए, अभी आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी प्रश्न क्रमांक 11 मैं चाहता हूं आप लोग स्वतः सॉल्व करके ट्राई करें। सेल्स बुक है, रूल्स का लॉजिक वही है, सिर्फ जो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रहेंगे वो यहाँ पे आएंगे, बाकी के लिए नोट लिख लेना। और लेजर में पार्टी के अकाउंट में सेम डे पे, सेल्स में महीने के एंड में। वेरी गुड, ठीक है। ऑनलाइन वाले सब लोग कंफर्म कीजिए, ट्राई करेंगे ये वाला सम सब लोग स्वतः। गुड गुड गाइस, प्लीज गो हेड। जैसा कि आप जानते हैं
मैं इससे ज़्यादा काम अभी नहीं करना चाहता हूँ इस लेक्चर में, तुम्हारे भले के लिए भाई, वरना मैं आलसी हूँ ऐसा नहीं है. लेट्स नॉट अज्यूम दैट. टेक्स्ट बुक यहाँ पे एक रफ बुक का मतलब जैसे है, जिसमें वो लोग सब ट्रांजैक्शंस पहले एक रफ वे में लिख लेते बिफोर प्रॉपरली अकाउंटिंग इट. डन. 6 तारीख का वीडियो अपलोडेड था भाई, संडे का, चेक कर लेना एक बार. ठीक है. सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट शर्ट्स और ट्राउजर्स बेचे हैं. लेट्स मूव अहेड नाउ. तो गुप्ता एंड वर्मा का दोनों सेल्स आ गया यहाँ पे, अमाउंट ऐड करके उस पे से ट्रेड डिस्काउंट. याद रखिए अगर ट्रेड डिस्काउंट ऐसे ही मेंशन किया है तो आप अज्यूम करेंगे उस पार्टी से मैं जो भी प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ उस पर वो ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होएगा. फिर उसके बाद फर्नीचर बेचा है ऑन क्रेडिट पे, यहाँ पे आएगा क्या, जर्नल प्रॉपर में जाएगा. 50 शर्ट्स बेची है मेसर्स जैन एंड कंपनी को एट 800 पर शर्ट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा. इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया हमने. फिर 13 शर्ट्स चीप स्टोर्स को बेची है कैश में, ये किस में जाएगा, कैश बुक में. किस में जाएगा. और माथुर एंड जैन को 100 शर्ट्स बेची है 750 पर शर्ट्स एंड 10 ओवरकोट्स एट 5000 पर ओवरकोट. हाँ या ना. तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, उस पर ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर दिया. कोई डाउट है क्या किसी को. सेल्स बुक में महीने के एंड में क्रेडिट साइड पे ऑब्वियसली बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, और पार्टी के अकाउंट में इंडिविजुअल डेट्स पे. ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड. यहाँ पे टाली हुआ सबका. ऑनलाइन अभी भी कुछ बच्चे हैं जो जवाब नहीं देते हैं. आई डोंट अप्रिशिएट इट. इफ यू आर अटेंडिंग द लेक्चर इट्स योर ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट आई एम सेइंग. इवन आई डू रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स, राइट. यू कैन नॉट बी थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ एज दैट बिग अ पर्सन टू नॉट रिस्पॉन्ड. चलिए नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक देखिए. अच्छा सॉरी, एक फॉर्मेट पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेता हूँ. इधर इनवर्ड इनवॉइस नंबर के बदले क्या था, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर. नेम ऑफ सप्लायर के बदले क्या था, नेम ऑफ. ठीक है. नेक्स्ट, अभी अगर परचेज रिटर्न बुक की बात करूं तो इसमें जाएगा रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. तो 4 जून को डेबिट नोट नंबर 101 के तहत हमने मिस सैमुअल मिल्स को 5 कैलकुलेटर 100 रुपए के रिटर्न किए. 9 जून को जेम्स मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ कैलकुलेटर विच वर परचेज फॉर कैश. तो ये यहाँ पे जाएगा क्या, नहीं ये कहाँ पे जाएगा. इतना टाइम कैसे लगता है, कैश पढ़ते ही ऐसे ऐसे एकदम मुंह से निकलना चाहिए कैश बुक. तो इतना क्या सोचते हो हर चीज में, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में, जीरो. ऑनेस्टली दिस इज वेरी बैड. मैडम आप भी ऐसे देख रहे हो कैश, ऐसे क्यों कैश बुक. मेरे को एक चीज बता, क्लियर था कि नहीं था, तो क्यों ये डाउट है. थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ ना यार. गाइस बिल्कुल भी ऐसे चलेगा नहीं. आगे चल के कोई तुमसे पूछेगा क्या है, ऐसे नहीं कर सकते ना अपन लाइफ में यार. ये तो बहुत बेसिक चीज है. और वर्स्ट केस में देखो, वर्स्ट केस में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से कॉन्फिडेंटली बोल तुम हैक्स रॉन्ग हो गए ना यार. हाँ मेरे को एक चीज बताओ, तुमसे लाइफ में कोई 100 बार सवाल करेंगे लोग, 100 में से 100 की बार सोचते रह जाओगे तो 100 बार इज्जत गई. बोल दोगे तो 90% टाइम्स तो सही हो गए, 10 बार इज्जत जाएगी, विच इज बेटर देन 100 बार इज्जत जाना. मेक सेंस सबके लिए. कोई किसी ने भी जवाब नहीं दिया क्या, बस ऐसे बैठिए, लाड़ में मत आओ कोई भी ज्यादा. फिर 16 जून को डेबिट नोट नंबर डेविड मिल्स बैंगलोर 5 कैलकुलेटर 260 वाले, वो यहां पे डाल दिए. हाँ या ना.
इसने 102 का डेबिट नोट नंबर नहीं लिखा, और एक प्रिंटर बीइंग डिफेक्टिव रिटर्न टू लूकस एंड कंपनी। अभी प्रिंटर शायद हमने पर्सनल यूज के मतलब बिजनेस के यूज के लिए लिया होगा, मतलब क्योंकि ये तो फिक्स्ड एसेट है, विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। हाँ है ना, कोई डाउट है इसमें? क्योंकि देखो ना ये लोग सब छोटी मोटी चीज मतलब क्या कैलकुलेटर ये सब में डील कर रहे हैं। प्रिंटर अभी वैसे देखो प्रिंटर थोड़ा सा ये भी हो सकता है, बट एक ही प्रिंटर था ये था ना, तो अपने को पता नहीं है, तो इट इज अज्यूम्ड करके एक नोट भी लिख देना, इट इज अज्यूम्ड दैट द कंपनी इज नॉट डीलिंग इन प्रिंटर्स एंड वाज बीइंग यूज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट व्हिच इज नाउ रिटर्न्ड। तो ये परचेज रिटर्न में ही जाता ना बेटा, ठीक है। और एक हिंट ये है कि यहाँ पे डेबिट नोट नंबर नहीं है, देख। हाँ अच्छा, अभी यहाँ पे कॉलम्स क्या बनते हैं? डेट, नेम ऑफ, डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर का क्या मतलब होता है? जब हम सामने वाले के अकाउंट को डेबिट करते हैं तब हम उसको डेबिट नोट देते हैं। तो जो हम परचेज रिटर्न कर रहे हो सामने वाले के लिए क्या है? सेल्स रिटर्न है, वो हमको देगा क्रेडिट नोट। क्या देगा? पार्टी हमको क्रेडिट नोट देगी, हम उसको डेबिट नोट देंगे एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। क्यों? जब मैंने गुड्स परचेज किया था तो एंट्री क्या थी? परचेज टू पार्टी। क्या थी? अभी जब गुड्स रिटर्न करेंगे तो हो जाएगी पार्टी टू परचेज रिटर्न। तो पार्टी के अकाउंट को क्या किया? डेबिट, तो उसको डेबिट नोट दे। बोलो क्या दिया पार्टी, क्या किया पार्टी को? तो क्या दिया उसको? नोट। समझे सब लोग? चलें आगे। यहाँ पे प्लीज डेबिट नोट नंबर्स लिख दीजिएगा, नोट्स भी लिख दीजिएगा, और फिर बाद में एलएफ अमाउंट। सबको डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट समझा है? जब हमारे लिए सेल्स रिटर्न होगा तब हम पार्टी को क्या देंगे? बोलो सब लोग मुंह से यार, क्रेडिट नोट। कुड वी हैव अज्यूम्ड दैट प्रिंटर इज अ गुड? यार ये वाले सब में मैं मानता हूं इट इज अ लिटिल क्लोज, बट मत ही अज्यूम करे तो सही रहेगा, क्योंकि फिर भी देख प्रिंटर जनरली क्या होता है कि तो अपने उसके लिए यूज कर रहा है, ऐसा अजम्पशन ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि एक ही प्रिंटर रिटर्न कर रहा है, कुछ बोला नहीं है, और उसमें डेबिट नोट नहीं दिया है ना, तो वो सबसे मेन बात वहाँ पे स्टेशनरी शॉप्स नहीं बेचती हैं प्रिंटर सब। एक अनुपम स्टेशनरी को हटा दो तो छोटी मोटी स्टेशनरी शॉप्स कहाँ प्रिंटर बेचती हैं? मेन तो डेबिट नोट वाला देखना, डेबिट नोट कहाँ दिया है। वैसे रियलिटी में बताऊँ तो अगर तू कोई एसेट भी रिटर्न कर रहा है ना तो उसको डेबिट नोट तो देगा, बट ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट, इसके लेजर्स में सिंपल है। परचेज रिटर्न में हम परचेज रिटर्न ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि एक रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस है ना। तो क्रेडिट साइड पे मैं यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं क्या फेस कर रहा हूँ, मैं बहुत चीज़ें बेसिक वाली भी बोलता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है लोगों को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग रहा है। जैसे परचेज रिटर्न में क्रेडिट बैलेंस है, ये तो बहुत कॉमन सेंस है। हाँ तो पता नहीं रिएक्शन वैसा नहीं आता तुम लोगों से। और फिर पार्टी के अकाउंट में डेबिट, वही इंडिविजुअल डेट पे और महीने के एंड वाला। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक बना लो जल्दी से 13th। अरे इस समय और इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है ना, जैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। और अकाउंट्स मैथ्स में थोड़े टेस्ट चाहिए प्रैक्टिस के लिए। चलो, नारायण एंड कंपनी रिटर्न्ड 9 कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ 200 पर कॉपी, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 9 into 200 1800 लेस ट्रेड डिस्काउंट 180 1620। साहिल एंड कंपनी रिटर्न 1 बुक एट 500 पर कॉपी, तो 500 500 2120। हाँ या ना, डन। और वही सेल्स बुक में डेबिट साइड पे सेल्स रिटर्न क्या होता है? रिवर्सल ऑफ इनकम, तो डेबिट बैलेंस और पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट। इनफैक्ट मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम्हारा ओसी का सिलेबस हो गया? इंटरनली डिस्कस कर लो। मैं गाइज यहाँ पे एक सजेशन दे रहा था, जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं कि मैथ्स 2 का अभी जो कल टेस्ट है वो एक टॉपिक का है। मेरे हिसाब से यार 12th के सिलेबस के रिगार्डिंग चैप्टर वाइज टेस्ट का कोई सेंस नहीं बनता है। थोड़ा क्वांटम रहेगा तो पढ़ने में, एक चैप्टर तो तुम 1 घंटे में पढ़ के आ जाओगे, मतलब तो वो सीरियसनेस नहीं रहेगा टेस्ट के। जैसे अकाउंट्स को अपन ने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, मैथ्स 2 आई बिलीव पूरा होने आया है, एक चैप्टर बाकी है। सर को बोल दो आप मैथ्स 2 के पास्ट पेपर्स दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक चैप्टर तो ऑप्शन में निकल जाएगा। सर को बोलो सर आप कोई भी अटेम्प्ट का एक पेपर, अरे ईशान दो से भी कुछ नहीं होएगा भाई, वो सीए फाउंडेशन के लिए सोच सकते हैं। 12वीं के लिए तो मैं बोलूंगा तुमको अभी 12वीं को क्या है ना, खत्म करके साइड में छोड़ना भी तो है, तभी तो तुम सीए फाउंडेशन पे फोकस कर पाओगे, है ना। जैसे अभी अकाउंट्स का अपन ने 2 का प्लान किया है, वैसे ही सर को बोल दो सर आप एक काम करो, सर्वेश सर का 3 तारीख को, 3 अगस्त को मेरा सेकेंड हाफ का है, 20 को है और 3 को है, करेक्ट। उसके बीच में एक 27 वाला वीकेंड आएगा, उसमें टेस्ट मत रखवाओ, क्योंकि फिर अकाउंट्स का बड़ा टेस्ट है ना दोनों में। फिर सर को बोल दो सर चाहिए तो आप 10 अगस्त को रख दो, 10 अगस्त को पूरा मैथ्स 2 रख दो, और एंड ऑफ अगस्त में पूरा मैथ्स 1 रख दो। मानते हो क्या? मैथ्स 1 के, या तो देखो सिंपल है मेरे हिसाब से, अभी तुम्हारा प्लान क्या होना चाहिए, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, मेरे हिसाब से तुमको अभी क्या प्लान, देखो यहाँ पे एक है, तुम बोलोगे तो वो टीचर्स मान जाएंगे, उतना तो है अभी फ्लेक्सिबिलिटी। तो सिंपल है, जैसे द वे आई लुक एट इट इज 28 जुलाई को हाफ अकाउंट्स है, फिर 27 में श्योर न्यू संडेज यही आएंगे क्या, 27 ही है ना, हाँ, और फिर कब आएगा 3 को, तो 27 जुलाई को एक बार फ्री रहने दो, या अगर तुम मैथ्स 2 के साथ तैयार हो तो मैथ्स 2 27 को ही बोल दो, वैसे तो होने चाहिए हो, मैथ्स 2 तो इजी भी है। और फिर 3 अगस्त को तुम्हारा बैलेंस हाफ अकाउंट्स है, हाँ, फिर थोड़ा चाहिए तो 10 तारीख वाले का गैप ले लो, सर को बोल रहे हो सर 17 अगस्त को आप मैथ्स 1 रख दो, हाँ है ना। और अगर यहां पे फ्री रखवा रहे हो तो सर को बोलो सर 10 अगस्त को मैथ्स 2 रख दो, समझ रहे हो, या तो ये 17 तक हो जाएगा, या ये 17 के बदले फिर अगर यहां पे तुमने 10 तारीख को रखवाया तो 24 को रखवा दो, हाँ। ओसी हो गया है, बोल दो 31 अगस्त को हाफ ओसी रख दे, हाँ। इको कितना हो गया है, तो इको में कितने टॉपिक हैं, 10 हैं। अभी ऐसा प्लान कर लो, जैसे 31 अगस्त को हाफ ओसी रखा, फिर आई एम अज्यूमिंग फिर से 7 सितंबर को आएगा, उस दिन हाफ इको रखवा दो, 14 तारीख को बचा हुआ हाफ ओसी रखवा दो, और एंड ऑफ सितंबर में बचा हुआ हाफ इको रखवा दो। क्यों? अरे भाई एक आध दिन आगे पीछे ना यार, क्या छोटी छोटी चीजें लेके बैठे रहता है। मैं तुमको सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूं कि जिस तरीके से तुम सितंबर एंड तक आधा आधा करके पूरा सिलेबस सारे टॉपिक्स का कवर हो जाएगा। देख सीए फाउंडेशन के लिए ना अभी टेस्ट एकदम अर्जेंसी नहीं है, तुम एक चीज समझो, अभी वो पढ़ रहे हैं, अभी तो उस पर बिल्ड करना है। वैसे भी सीए फाउंडेशन के टेस्ट के लिए मैं तो मानता हूँ थोड़ा नवंबर में करेंगे, थोड़ा फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में करेंगे, 1.5 महीना जितना टेस्ट होएगा, बाकी सीधा बोर्ड एग्जाम्स के बाद सीए। फिर ऐसा कर लेंगे, जैसे मैं मेरा सिलेबस कैसे लूँगा, जब आप मार्च में आएंगे रिवीजन के लिए, तो मैं तो मेरा रिवीजन तो बहुत क्विक होने वाला है, मैं अभी अच्छे से कराऊंगा, मतलब ये नहीं बाकी टीचर्स अच्छे से नहीं करा रहे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मेरे को लगता है उतना अकाउंट्स में टीचर के रिवीजन से ज़्यादा खुद बैठ के करने की ज़रूरत है। ऐसा तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि मैं वापस पूरा करवा दूंगा, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, जैसे किसी हफ्ते में मेरे को दो लेक्चर मिले, समझो तुम्हारा 10 मार्च को पेपर खत्म हो गया, 11 मार्च से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा लेक्चर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मेरा ही लेक्चर रहेगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को मार्च में ही रिवीजन खत्म करना रहेगा, अप्रैल में मेरे लिए जॉब बहुत हेक्टिक हो जाएगी, तो मैं मेरा रिवीजन पूरी कोशिश रहेगी मार्च में ख़त्म कर दूँ, या फिर मैं 20 दिन के लिए गायब हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पहले लिस्टेड कंपनी का जो काम रहेगा उसमें, तो फिर मैं सीधा तुमको 21-22 अप्रैल को मिल पाऊँगा, विच आई वुड नॉट प्रेफर। मई में तो हाँ, और इस बार कब से आई गेस फेब में ही ख़त्म हो गए थे क्या, 5-6 मार्च को ख़त्म हो गए थे बोर्ड एग्जाम्स, तो अपने पास मार्च था, पूरा अप्रैल था, और शायद मई में सेकेंड हाफ में होते हैं क्या तुम्हारे पेपर्स?
बट अभी भी ऐसा ही रहता है, क्योंकि अभी 4-4 महीने में हो रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ कैसा है, बट आई एम अज्यूमिंग लेट्स से इट इज़ दैट वे। तो तुम्हारे पास 2 महीना रहेगा रफली, अगर स्टार्ट ऑफ मई में होता है तो 1.5 महीना, तो वो सब तो बहुत कम टाइम ही है, उसमें सिर्फ टेस्ट लिखना है, रिवीजन करना है। तो मैं अगर आया, मेरे को एक हफ्ते के लेक्चर्स मिले, मैंने मेरा आधा करवा दिया रिवीजन, बहुत क्विक, मतलब कुछ करवाने जैसा नहीं होता, ऐसे बोलना होता है ये चैप्टर में ये जर्नल एंट्रीज थी बस। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या कराऊंगा, सारे सिनेरियोज डिस्कस कराऊंगा और एक सम अकोमोडेशन बिल्स का करवा लूंगा जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट, दैट्स इट, दैट इज रिवीजन, 1 घंटा। तो मेरे को बताओ ना, इससे ज्यादा मैं क्या करूं? हाउ मेनी टाइम्स विल आई डू द सम्स बिफोर यू रियलाइज दैट इट इज योर लाइफ दैट इज ऑन द स्टेक फॉर दिस? एम आई मेकिंग सेंस? तो 3 घंटे का लेक्चर मिला तो मैं तो 2-2.5 चैप्टर रिवीजन करवा दूंगा, अज्यूमिंग मेरा नवंबर तक सिलेबस हो जाता है, जिसमें मुझे चैलेंजेस नहीं लग रहे। पिछली बार मेरे 1-2 टॉपिक रह गए थे, मैंने मार्च में पहले वो भी कराए थे, इस बार आई एम होपिंग वो सिचुएशन नहीं रहेगी मेरी, ठीक है? तो ऐसे करके तब अगर मैंने 2-4 टॉपिक करा दिए तो उनका टेस्ट पहले रख लिया, और तब तुम लोग भी पढ़ चुके होगे वो टॉपिक्स, आई एम अज्यूमिंग तुम भी रिवीजन कर रहे हो। तुम ये सोचोगे ना हम उस रिवीजन के बाद लेके बैठेंगे, रिवीजन एक तो ना कभी भी याद रखना, क्लास में अगर रिवीजन लेक्चर शेड्यूल हो रहा है ना, इसका मतलब है उस चैप्टर के बारे में तुम घर से पूरा पढ़ के आ रहे हो। ये मैं यार बार बार नहीं बताते बैठूंगा बेवकूफ़ की तरह, मैं अब सिंपल है, मैं अब समझ चुका हूँ यार, मैं लोगों को देख रहा हूँ यार। अभी एक स्टोरी बताऊंगा तो तुमको सुन के ऐसे लगेगा सर डरा रहे लाइफ के बारे में, बट प्लीज़ सुधर जाओ। और एक तो ना जो भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं ना, अमीर दोस्तों की लाइफ से ना अपनी लाइफ को कंपेयर करना छोड़ दो, आज बता देता हूँ, ठीक है? अपनी औकात देखो, मैं जानता हूँ औकात थोड़ा हार्श वर्ड है, बट अपनी औकात देखो और उस हिसाब से डिसीजंस लो। मैं 10वीं में एक मेरा दोस्त था जो बहुत अमीर फैमिली से था, 9th में एक्चुअली। तो वो बहुत टाइम पास करता था क्लासेस में, मैं भी उसके साथ टाइम पास करने लग गया था। जो सर थे क्लासेस के, उन्होंने बुला के मम्मी को बहुत डांटा। मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ गलत कामों में पड़ गया था, बस मजाक मस्ती टाइम पास में ही रहता था। उसके बाप के पास उतना पैसा था कि वो लाइफ टाइम काम नहीं करता तो चलता। मेरे बाप के पास तो इतना पैसा भी नहीं था कि अगर मैं 22-23 साल की उम्र में कमाने नहीं लगता तो घर कैसे चलता, वो सवाल था। तो वुड इट हैव बीन राइट कि मैं उसके साथ उस पाथ पे निकल जाता? लकीली बाय गॉड्स ग्रेस समहाउ हम दोनों की दोस्ती ही कम हो गई। मतलब ऐसे नहीं कोई झगड़ा हो गया, बट अपने अपने चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। मैं थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करने लग गया और फिर आगे चल के कॉलेज में एकदम पाथ अलग हो गए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बहुत स्ट्रगल हो जाएगा। कल ही एक ऑफिस में एक इंटर्न है मेरे अंडर जो पास हो गया सीए अभी थोड़े दिन पहले, जो रिजल्ट है उसके पेरेंट्स आए थे ऑफिस में। वो फेलिसिटेशन का मैंने तुमको बताया था जो रखा था, तो वो बाद में मिल के गए थे मुझसे। उनके आंखों में ऐसे आंसू, माँ बाप के। वो यहीं कांदीवली में रहता लड़का, बहुत गरीब घर से, बहुत गरीब मतलब बहुत गरीब। मतलब उसकी ड्यूरिंग द एंटायर फेज ऑफ हिज इंटर्नशिप देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब हम सोच रहे हैं अगर बाहर जाएंगे तो 1000 के बदले 1500 खर्चा हो जाएगा, वो 500 के चेंज में भी उसका डिसीजन ये हो सकता था कि शायद मैं नहीं आऊँगा। आप समझ रहे हो लाइफ में वो 500 रुपये भी कितने मैटर करते हैं। अभी किसी ने, एक जन ने मेरे को एक सीवी फॉरवर्ड किया, बोला सर ये मेरे जान पहचान की बंदी है, इसने बैफ किया हुआ है, इसकी नौकरी चली गई है, 25-1 हज़ार की कोई नौकरी मिल जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए, आप कहीं पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो, करो। मेरे को ऑनेस्टली बताता हूँ, कोई भी जॉब के लिए फॉरवर्ड करता है ना, मैं अपने एंड से बहुत ट्राई करता हूँ, क्योंकि आई रिकग्नाइज दैट वैल्यू। मेरे पास भी ऐसे इंस्टेंसेस आए जब काम नहीं था तो मेरे को ऐसा लगता है भाई काम मिलना सबसे ज़रूरी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सिर्फ ग्रेजुएशन की वजह से, वो हार्ड वर्किंग है वो बंदी, वो बता रहा था, बट पढ़ाई सिर्फ बैफ करी है उसने। देयर इज़ नो एंड टू योर लाइफ, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट कमाई तो कम हो गई कि नहीं हो गई। अभी कोई मेरे से पूछ रहा था फ्रेशर सीए को कितनी मिलती है सैलरी, मैंने आपको बोला 9, 10, 11 की रेंज में। हाँ, वो बंदी 3 लाख रुपए की जॉब के लिए ऐसा है कि इफ़ समवन गिव्स इट आई विल बी ग्रेटफुल। 3 लाख, और वो बंदी को 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। 3-3.5 लाख आफ्टर 3 years एंड 10 लाख एट द स्टार्टिंग।
Is there not a huge difference? तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट. डोंट स्पॉइल योर लाइफ. डोंट. मेरे पास प्लीज़ अप्रैल में मत आना. मैं अभी बता देता हूँ, जो बच्चा पूरे साल मेहनत करेगा मैं मार्च अप्रैल में उसको ही हेल्प आउट करूँगा. अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, मेरे पास मार्च अप्रैल में आके बोलेंगे ना सर मैं तो पढ़ाई पूरा बाकी है, ये है वो है, कैसे करूँ, कोई आंसर नहीं है. आज बता देता हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं. उस टाइम छड़ी घुमाऊंगा, बोलूँगा देख ये एक टेक्निक कर सकते हैं. मैं तेरा मन समझाने के लिए बोलूँगा तो सही कि ये कर ले ये कर ले ये कर ले, बट नहीं होएगा, नहीं पास हो गया. आज बता देता हूँ 120% लिखित में बोल देता हूँ. 120% हटा देते हैं, 99% चांस है तुम नहीं पास हो. If you start after your board exams, you will not pass. That is 99% chance. और इसको चैलेंज मत लो कि मैं चैलेंज प्रूफ ये सर को ऐसे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि देखो मैंने बोर्ड्स के बाद चालू करके पास हो गया. अगर वो हो भी जाता है, तुम उस 1% में भी हो तो यू आर जस्ट लकी. एंड डोंट, मतलब लकी वाले सिचुएशन में जाना ही क्यों है. अभी से स्टार्ट करो, गारंटीड पास हो जाओ. टेस्ट का जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है. सर से बात कर लो, एक बार इंटरनल कंसेंसस ले आओ. ऑनलाइन भी मैं चैट में देख रहा हूँ तो आई थिंक मेजॉरिटी बच्चे इसमें अलाइंड ही हैं. कुछ सर ये बराबर है, विल स्टडी सी. हाँ तो क्या है, आप आपका रिवीजन करते रहो 12th का, इसके टेस्ट्स देते रहो. सितंबर तक आपका 12th का ख़त्म हो गया, एक एक टेस्ट दे के साइड रख दो और बोल दो क्लासेस वालों को कि आप अक्टूबर में प्रीलिम्स अरेंज कर दो. फिर एक एक हफ्ते के गैप में जब भी प्रीलिम्स रहेंगे 2 दिन रिवीजन किया, प्रीलिम दिया, गए. हाँ है ना. और क्लासेस तो फुल फ्लैज चलेंगी ही. या प्रीलिम थोड़ा लेट भी रख सकते हैं कि अक्टूबर पूरा खींच लिया फॉर सीए फाउंडेशन का सिलेबस. मैं बात कर लूँगा नारायण सर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट एवरीवन देन हैज़ टू गिव एफर्ट्स. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर अपन ये प्लान बना के लेके जा रहे हैं और लोग टाइम पास कर रहे हैं. मैथ्स 2 का एक टॉपिक जो बाकी है वो सर अभी करा रहे हैं क्या? क्यों? हाँ इसीलिए वो सर मेरे को बोले थे, इसलिए मेरा एक लेक्चर उन्होंने लिया भी था. मेरे को एक चीज़ बताओ, मैथ्स 1 के कितने टॉपिक है 12th में? 8. और कितने हो गए हैं? 4th चालू है तो गुड ना, दैट इज ऑल्सो इन गुड डायरेक्शन. 3 हो गए, 4th चालू है. और सर जो करा रहे हैं उसके साथ साथ सीए फाउंडेशन भी करा रहे हैं. संडे को सिर्फ सीए फाउंडेशन. तो सीए फाउंडेशन में कितने टॉपिक है मैथ्स में? 17. सॉरी बेटा, तो उसमें कुछ हुए हैं? एक हुआ है. समझा तुमको सीए फाउंडेशन वाला अच्छे से, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज है ना, तो वो शॉर्टकट में करना इम्पोर्टेंट है. तो वो अच्छे से कर पाए तुम लोग तो ठीक है, बेस्ट है. सर को बोलो कि सर ये पैटर्न से आप मैथ्स 1 जैसे मिड अगस्त तक सर का लग रहा है ख़त्म हो जाएगा फॉर 12th. हाँ अरे तो फिर ओसी आगे ले लेना ना. लकीली ओसी तो कंप्लीटेड है. मैं बोल रहा हूँ तुम इसको आगे पीछे कर सकते हो. ये देखो एक थोड़ा सा ये प्लान है. एक ऑनलाइन कोई अच्छा बच्चा बैठा रहेगा, प्लीज़ इसका स्नैप ले लो कि अपन हाफ ही था तब, अभी मैंने पूरा प्रेजेंट किया जब. हाँ ठीक है, देख लो इसको कैसे तो डिस्कस करके. मैं भी नारायण सर को, और वो स्निप का फोटो मेरे को भेज देना, मैं भी नारायण सर को सजेस्ट कर देता हूँ. इसमें अगर ऐसा है कि मैथ्स 1-2 थोड़ा आगे पीछे करना है, ओसी पहले लेना है तो वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. इको भी अगर थोड़ा आगे पीछे करना है कर लेंगे. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन गैप्स में हाफ सिलेबस का एग्जाम तो होने लगे. एक एक 2-2 टॉपिक बहुत स्टूपिड है फॉर 12th, मतलब 11-12 फॉर दैट मैटर. मतलब और अभी क्या अपन 3-4 महीने बिता भी चुके हैं, अपन ने सिलेबस खींचा है. देखो वीकेंड्स ऐसा नहीं रहा है, संडे टेस्ट नहीं रखा है तो पढ़ाई नहीं हुई है. वी हैव टेकन लेक्चर्स, वी हैव प्रोग्रेस्ड इन सिलेबस. टेस्ट का थोड़ा है वो देख लेंगे, ठीक है. वो यार वो तो किसी ना किसी की एग्ज़ाम से क्लैश होएगी. तुम लोग ऐसा करो, सिंपल, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम से क्लैश हो रही है तुम बाद में पेपर लेके
आगे पीछे सबमिट कर दो बस, और वो तुम घर से ईमानदारी से लिख लो, पेरेंट्स के सुपरविजन। ठीक है, डन। चलें आगे। अरे चलो अभी मेरा पढ़ाई तो मैं करवाऊं क्या? बहुत सारे लोगों ने। चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूं टू कैश बुक। कैश बुक पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। अभी 6 लोगों ने भेज दिया है, अदर्स कैन स्टॉप। 6, ये 6 लोग हैं जिन्होंने भेज दिया है। सब बच्चे तो अच्छे हैं एक्चुअली, बात मानते हैं, इसके लिए मैं डांट नहीं पाऊंगा, पर पढ़ाई करो यार। चलो, तो कैश बुक से रिलेटेड अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहूं, ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो कैश बुक भी क्या होती है? जर्नल होती है। बट कैश बुक होती है जर्नल एज वेल एज लेजर। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो आपको लेजर में कैश और बैंक अकाउंट बनाने की आवश्यकता, इन दोनों के लेजर का काम यही हो जाता है। समझा सबको? ये बात क्लियर है? अभी कैश बुक कैसे बनती है, क्या कॉलम्स रहते हैं, वो समझा देता हूं मैं। जितना मुझे याद है 11th में हमें डबल कॉलमनर कैश बुक था, अब हमें सीए फाउंडेशन में ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक भी है। क्या है? तो मैं यहां पे ना एक ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक क्या होता है वो समझा देता हूं। प्लीज ध्यान दीजिए, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक डिस्काउंट्स के बारे में। और यार सबसे इंपॉर्टेंट, अभी सब्सिडरी बुक्स कराते कराते क्या हो रहा है पता है? जो मैं बता रहा हूं ना कि वो ऑपरेट कैसे होती है, वो बहुत रेलेवेंट है। अभी कैश बुक तो पूरा बीआरएस में काम आएगा, तो ये सब चीजें समझ लेना, वरना बहुत दिक्कत होएगी। यार मेरे को ना ये नेगेटिव टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट अच्छा नहीं लगता है, बट मेरे को ऐसे लग रहा है बच्चे बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। चल ना, मैं यहाँ पे अभी जैसे 6 ही बच्चे क्लास में, मैं इन 6 से भी पूछूंगा, मेरे को ऑनेस्टली बता दो, अकाउंट्स 12th का मेरा खत्म करके 15 दिन हो गए। हैव यू कंप्लीटेड मोर और लेस ऑल टॉपिक्स एक्सेप्ट 1 और 2 फुल प्रैक्टिस के साथ? बेटा बहुत पीछे है आप, बहुत पीछे है। मैं कैसे एक्सप्रेस करूं यार, मैं नहीं समझ पा रहा हूं यार। मतलब सिंपल है, देखो आज जैसे मैं और मेरा एक ऑफिस का एक बंदा है, हम लोग को आज ऑफिस जाना है, तो वो बोला यार सर्वेश कौन जाएगा अभी सुबह सुबह ट्रेन में सैटरडे को? मैं बोला चलो कैब कर लेते हैं। हम लोग 600 रुपये लगेंगे, कोई बात नहीं, 300 भर देंगे, कितना ही फर्क पड़ जाएगा। जस्ट इमेजिन ट्रेन से ही जाना पड़े, नो मैटर व्हाट इज योर हालत। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन 2 सेट्स ऑफ लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कोई बहुत अमीर हूँ, मैं तो, आप भी जानते हैं, मैं तो करियर में ट्रांजिशन भी किया, पहले टीचिंग, फिर अभी कॉर्पोरेट में गया, तो मैं तो 7 साल पीछे हूँ फ्रॉम माई एज ग्रुप, बट आई एम हैप्पी एटलीस्ट। देयर इज अ सर्टेन, मतलब यार एक ऐसे हर छोटी चीज़ के लिए सोचना ना पड़े वाली लाइफ तो नहीं है। हाँ, आज मेरे को बोलोगे सर आप यूरोप घूमने के लिए पैसे हैं क्या? यूरोप घूमने के पैसे नहीं होंगे आज शायद मेरे पास। अगर मैंने 7 साल टीचिंग ना करके फुल टाइम जॉब ही किया होता तो बहुत होते, है ना। बट आईफोन के पैसे तो मेरे को ऐसे लग रहा है मैं 5 करोड़ भी कमा लूंगा ना साल के, तो भी नहीं ले पाऊंगा। आई डोंट अग्री टू दैट वैल्यू, देयर इज अ कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। तो ये ऐसे लोग देखो टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने को स्ट्रगल ना हो, दैट यू हैव टू मेक श्योर फॉर योर लाइफ। प्लीज़ अगले 4 साल बहुत क्रूशल है, और फिर मैं नहीं कह रहा उसके बाद सब सॉल्व हो जाएगा लाइफ में, बट उसके बाद यू विल हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स। वो याद रखना, देयर आर जॉब्स यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर विदाउट अ डिग्री। गोइंग अहेड विद कैश बुक, ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक में क्या होता है बच्चों? 3 कॉलम होते हैं डेबिट साइड पे, यहां पे डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक। यहां पे होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश, बैंक, हाँ या ना। इसके अलावा दोनों साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स और एलएफ के कॉलम्स तो होते ही हैं। ये बात क्लियर है सब लोगों को?
सब समझ रहे हैं अच्छे से? सिंपल है, कैश बुक में आपको सारे कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसीव्ड, या तो समझो राहुल सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ 10,000 बाय पेइंग 9,800 कैश। तो 9,800 कैश मिला 10,000 के सामने और 200 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, हाँ या ना? हमने बोला ना राहुल सेटल्ड हिज अकाउंट, तो खत्म। तो अभी जिस भी डेट को आया रहेगा, समझो 23 जून को आया है ना, पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स क्या आएगा? टू LF के कॉलम में कुछ नहीं, 200 रुपया डिस्काउंट है वो यहां पे लिखेंगे, 9,800 कैश है वो यहां पे लिखेंगे, बैंक में डैश लिखेंगे, आया ना? सबको समझा डिस्काउंट अलाउड का कॉलम कैसे यूज होगा? हाँ, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है, समझो हमने पेमेंट किया अशोक को 5,000 का पेमेंट करना था, हमने 4,900 किया, 100 रुपये डिस्काउंट, समझो 24 जून को, तो यहां पे आएगा बाय जर्नल एंट्री क्या है? अशोक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 4,900 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो वही डिस्काउंट रिसीव्ड यहां लिख दो और ये 4,900 यहां लिख दो। चेक से पेमेंट किया होता तो वही बैंक में लिख दो। इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? सबको डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड कैसे यूटिलाइज होएगा समझा ये बात? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए प्लीज, सब लोग कंफर्म कीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए अभी यहां पे जो भी महीने का स्टार्ट रहेगा उसमें क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट। अभी यहां पे ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्काउंट अलाउड में कभी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड में भी नहीं आएगा। इन दोनों में ओपनिंग बैलेंसेस क्यों नहीं आते वो मैं बताऊंगा जब इनकी बैलेंसिंग के बारे में बताऊंगा। कैश में ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, बैंक में हो सकता है, हाँ या ना? अब यहां पे भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो सकता है ओपनिंग बैलेंस, बट कैश में हो सकता है क्या? दिस इज नॉट एप्लीकेबल, नहीं, नॉट, है ना? और यहां पे पॉसिबिलिटी है कि कुछ आ जाए, समझा कि नहीं समझा? जब महीने के एंड में हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस कैसे होता है वो भी समझ लो। सबसे पहले हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या, डिस्काउंट अलाउड का टोटल ले लिया 200, बस हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल ले लिया 100, हो गया। बताता हूं, हाँ, यस, वेरी गुड, समझे? इनको बैलेंस नहीं करना, इनको टोटल करना है। क्या करना है? क्या करना है? फिर जाने का डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, हाँ या ना? 30 जून को जानेगा टू सन्ड्रीज एज पर कैश बुक और जाके 200 रुपया लिख देने का फॉर द मंथ ऑफ जून, समझे कि नहीं समझे? फिर कौन से अकाउंट में जानेगा? क्या तारीख को जानेगा? बाय सन्ड्रीज महीने के एंड में 100 रुपया, समझा कि नहीं समझा? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए ये बात सबको समझी है। इसीलिए उनका जो बैलेंस रहेगा ना वो उनके लेजर में आएगा, कैश बुक में नहीं आएगा। मानते हो ये बात, है ना? इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी ट्रांजैक्शन क्या आता है मैं तुमको बताता हूं। अभी समझो किसी ने चेक दिया, ये 9,800 का, समझो, नहीं कॉन्ट्रा नहीं है, रुक जा, यहां पे 9,800 का चेक है, तो पहले बैंक में लिखा, फिर वो चेक बाउंस हो गया। क्या हो गया? चेक। पहले हमने एंट्री क्या लिखी थी? बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू 10,000। अब मेरे को बताओ क्या होएगा एंट्री? मैडम ने कहा है जर्नल एंट्री क्या होगी सर? पहले हमने क्या करी थी? बैंक 9,800, डिस्काउंट अलाउड 200 टू राहुल 10,000, हाँ या ना? अब हम क्या करेंगे? राहुल 10,000
टू बैंक 9,800, टू डिस्काउंट अलाउड आएगा या डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा? अलाउड आएगा, क्योंकि आप एक्सपेंस को रिवर्स कर रहे हैं। बेवकूफ की तरह डिस्काउंट रिसीव लेके इनकम मत दिखा देना, है ना? है ना? अभी कैश बुक में जाऊंगा मैं, क्रेडिट साइड पे जब भी होगा समझो 28 जून को हुआ, यहां पे क्या लिखूंगा? बाय राहुल। और क्या करूंगा बताओ? बैंक में 9,800 लिख दिया और 200 रुपए लिख दूं यहां पे, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट राइट इट हियर। तो जर्नल प्रॉपर, तो क्या करना पड़ेगा? सब समझ रहे हैं गाइस? दे बहुत ही इंपॉर्टेंट समझाया है मैंने, प्लीज याद रखना। यहां पे तो लिखा डिस्काउंट अलाउड, बट उसका रिवर्सल में यहां पे ले सकता, समझे कि नहीं? जब मैं यहां पे करूंगा इसको, मेरे को दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। एक पार्ट जो हमने कर दिया, और फिर राहुल 200 टू डिस्काउंट अलाउड 200, ये कहां जाएगा भैया? सरवाना समझ लो कि नहीं? ये सिर्फ और सिर्फ समझाने का ऑब्जेक्टिव आपको डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम्स का पूरा अंडरस्टैंडिंग देना था। इज दैट अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्युटली क्लियर? प्लीज बताइए ऑनलाइन वाले भी। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अलग अलग चीजें हैं, बैलेंस नहीं होंगी, टोटल लेंगे, टोटल्स जाएंगे उनके लेजर अकाउंट में। ये बात भी सबको समझ गई है। और कभी रिवर्सल विवर्सल रहा तो सामने वाले से मत कर देना, है ना? समझ लो, बढ़िया, ठीक है, डन। मैं ये लिखने का टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। मतलब आई डोंट नो इसमें से कितना समझेगा, ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखने वाली बातें हैं, बट हो जाएगा, ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं है। चलो आगे चलता हूं। नेक्स्ट, कैश को बैलेंस करने में हमेशा कौन सी साइड ज्यादा रहेगी? सेम टोटल यहां पे लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ जाएगा, लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड क्लोजिंग बैलेंस। बैंक में कोई भी साइड हो सकती है, ये साइड भी हो सकती है, और हाँ या ना, जो भी रहेगा उसको अगले महीने की पहली तारीख को ब्रॉट डाउन करके भी दिखा देना। ये बात क्लियर है? अभी कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो क्या है वो देख लेते हैं कैश बुक से रिलेटेड। अगर मेन तो वो चेक वाला ट्रांजैक्शन ज्यादा डिस्कस करते थे, चेक रिसीव्ड और चेक इशूड में, फिर बेरर चेक और क्रॉस चेक वाला एक टेबल भी बनाता था मैं 11th में। टेबल मतलब एक डायग्राम, फ्लो चार्ट, क्या 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 रहेगा तो क्या करना है। अभी वो ऐसा कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं, वो मैं वापस अभी बनाता हूँ, विल सी हाउ इट वर्क्स आउट। हाँ आरुष बोलिए। सर हम लोग डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड को जो उसका टोटल है वो अलग से लेजर में क्यों डालते हैं? बिकॉज कैश बुक तो जर्नल ही हो गया ना, तो व्हाई वी ट्रांसफर इट सेपरेटली? नहीं समझा, मेरे को आपका एक डाउट नहीं समझा। अरे चुप ना भाई, डाउट नहीं समझा। सर कैश बुक इज एक्चुअली जर्नल ना, तो लाइक जर्नल एंड लेजर बोथ ना, सो व्हाई डू वी ट्रांसफर? बट इट इज ओनली लेजर ओनली फॉर कैश एंड बैंक, नॉट डिस्काउंट। क्योंकि डिस्काउंट में क्या हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है जिसपे डिस्काउंट मिला होगा, नॉट जस्ट दिस ट्रांजैक्शन। ओके सर, समझा, थैंक यू सर। है ना? कैश और बैंक से रिलेटेड तो कहीं और कुछ हो ही नहीं सकता, डिस्काउंट से रिलेटेड और भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्या करवा रहा था, चेक वाला। ठीक है, चेक्स में लेट अस फर्स्ट स्प्लिट इनटू चेक रिसीव्ड, फिर चेक इश्यूड। रिसीव्ड में फर्स्ट इज नो इन्फो गिवन लेटर। नो इन्फो गिवन लेटर मतलब 5 तारीख को चेक आया है, 5 तारीख को लिखा है रिसीव चेक, 5 तारीख के बाद कुछ भी दिया नहीं है। तो अगर ऐसा है और चेक कौन सा है तो किस में जाएगा? समझा सबको? कैश बढ़ जाएगा, राइट? अगर ऐसा लिखा है और चेक कौन सा है तो किस में प्लस हो जाएगा?
हाँ या ना, याद रहेगा ये? अच्छा, इतना क्लियर हो गया कि अगर मेरे को किसी दिन पे चेक मिला है और कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ सब्सिक्वेंटली नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको बेरर रहा तो कैश में ले लेंगे, क्रॉस रहा तो बैंक में ले लेंगे। लेटर और नो इंफॉर्मेशन गिवन लेटर और टुडे, आज का भी कुछ नहीं बोला है, समझे सब लोग? ठीक है। सिनारियो, इन्फो गिवन टुडे, चेक आया, लिखा है चेक इज रिसीव फ्रॉम अशोक एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक इज रिसीव फ्रॉम एंड, तो अगर इन्फो है डिपॉजिटेड इन बैंक, तो नो मैटर द चेक टाइप वो किस में प्लस हो जाएगा, चाहे वो बेरर हो क्रॉस्ड हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? समझा सबको अच्छे से? ठीक है। और फिर एक थर्ड सिनारियो, इन्फो गिवन एट लेटर डेट, हाँ या ना, आगे की डेट पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आगे की डेट की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, या तो डिपॉजिटेड इन बैंक हो सकती है, हाँ, या एंडोर्स्ड हो सकती है। तो अगर डिपॉजिटेड इन बैंक है तो चाहे बेरर हो चाहे फर्क पड़ता, टुडे व्हाट यू हैव टू डू इज, लेटर व्हाट यू हैव टू डू इज कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें बैंक प्लस कैश माइनस, समझा? हाँ या ना, बैंक टू कैश की एंट्री पास करोगे ना, क्योंकि क्या है, अगर आज तुम्हारे पास समझो 5 तारीख को चेक आया, चेक रिसीव फ्रॉम अशोक, 15 तारीख को दिया है अशोक चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक, 5 तारीख को आया चेक रिसीव फ्रॉम और 15 तारीख को अशोक चेक इज डिपॉजिटेड इन, तो 5 तारीख को तुम पहले क्या लिखोगे, कैश टू अशोक, और फिर 15 तारीख को लिखोगे बैंक टू कैश, समझा सबको अच्छे से? फ्यूचर में समझो एंडोर्समेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, किसके बारे में, अगेन बेरर है या क्रॉस, उससे फर्क पड़ेगा। आज मैं क्या लिखूंगा, कैश में प्लस, लेटर में क्या करूंगा, कैश में माइनस और पार्टी में डेबिट, प्लस नहीं डेबिट, हाँ या ना, कैश क्रेडिट पार्टी में डेबिट, समझो ट्रांसफर टू राहुल तो राहुल टू कैश, कोई डाउट इसमें? सबको अच्छे से समझा है? ऑनलाइन वाले भी बताइए सबको समझा है? वेरी गुड। चेक इशूड रहा, नो मैटर व्हाट, नो मैटर, यू हैव टू ऑलवेज राइट बैंक में माइनस, चाहे बेरर हो चाहे क्रॉस्ड, उससे फर्क पड़ता, कोई डाउट है इसमें? और चीज क्या हो सकता है इसमें, सिनारियो सब कर दिया क्या डिस्कस? हाँ ठीक है। एक और चीज है, जब चेक क्या होगा, डिसऑनर, जब चेक क्या होगा, डिसऑनर होगा, तो हमेशा अगर रिसीव्ड वाला सिनारियो था और यहां पे इशूड वाले में है ना, डिसऑनर होता है रिसीव्ड चेक, तो आपको पार्टी के अकाउंट को क्या करना है, डेबिट, हाँ या ना, क्योंकि फिर से पार्टी का असेट टू, या तो क्या करना होगा, बैंक इफ डिपॉजिटेड इन बैंक, हाँ या ना, या क्या करना होगा, टू पार्टी, कैश कभी नहीं आएगा, कैश में रहते रहते कुछ बाउंस ही नहीं हो सकता ना बेटा, कैश में रखा है मतलब तूने डिपॉजिट ही नहीं किया है, तो बाउंस कैसे हो सकता है? पार्टी आएगा इफ एंडोर्स टू समवन, ठीक है,
ये पार्टी मतलब इस केस में कौन है, एंडोर्सी, जिसको हमने चेक एंडोर्स किया था, याद रहेगा सबको। समझो मैंने अशोक का चेक राहुल को दे दिया था, अभी चेक बाउंस हो गया, तो राहुल अशोक टू राहुल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी एंट्री। अशोक से पैसा लेना है, राहुल को पैसा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी करते थे कि नहीं, ये कैश बुक में नहीं आएगा। वेरी गुड, ये वाला ट्रांजैक्शन रहेगा तो जर्नल प्रॉपर, ये रहेगा तो कैश बुक। गॉट इट, है ना। तुमको ऐसे लगेगा सही यार बहुत रफ में नहीं, क्योंकि यार इसके सम नहीं आने वाले, बहुत कम कैश बुक के, फिर भी अगर इन सब में से कोई आ सकता है तो ज़्यादा चांसेस है कि कैश बुक का फिर भी आ सकता है, बट बहुत बहुत लिमिटेड स्कोप है। इशूड में रहेगा हमेशा, तो हमेशा हमारा बैंक का सेट टू पार्टी हो जाएगा हमेशा, है या ना। इसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बताओ कोई डाउट है इसमें, इजी है या टफ। इसके अलावा कैश बुक में एक होती है कॉन्ट्रा एंट्री, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री पास करोगे तो एलएफ के कॉलम में क्या लिखने का, सी। और कॉन्ट्रा एंट्री में थोड़ा ध्यान देना, एंट्री बैंक टू कैश है तो बैंक में अमाउंट यहां आएगा टू कैश, हाँ या ना। और क्रेडिट साइड पे बाय बैंक और अमाउंट कैश में आएगा, समझे। थोड़ा सा ध्यान से, उसमें तो अक्कल बस थोड़ा सा चालू रखना है। ईशान प्लीज यार आप वो पर्सनल चैट पे मत भेजिए, फिर वो मेरे को आइडेंटिफाई नहीं हो रहे मैसेजेस। ये आपका डाउट सॉल्व करना बाकी है मेरा, या हो गया है। क्या है डाउट, एक बार अनम्यूट करके समझा दे मेरे को प्लीज। सर आपने वो जो एंडोर्समेंट वाला बताया ना, उसमें मैं चेक्स इन हैंड ले सकता हूँ ना। या चेक्स इन हैंड अपन इंडिया में यूज नहीं करते, एक बस मॉड्यूल में देख लेना, आई हाईली डाउट चेक्स इन हैंड अलाउड है, कैश ही लिख देना। अच्छा ओके सर। सीबीएसई आईएससी में अलाउ करते हैं, बट अपन ने तो नहीं देखा है यहाँ पे। ठीक है सर। चलिए हो गया, मेरे हिसाब से इतना कैश बुक का नॉलेज काफी था, लिख लेंगे। इसमें से कुछ लिखना चाहते हैं आप लोग क्या? नहीं, ये वाला एक सेकेंड पहले तो लोग एक काम करो, ये वाले में मेरे हिसाब से ऐसा कुछ लिखने जैसा नहीं है। किसी बच्चे को लिखना है तो फोटो ले लो, बाद में लिख लेना। मैं एक वो नोट लिखवा दूंगा जो मैं आपको बता रहा था ना कि डन। चलो ये हो गया, करूं स्क्रॉल, वो लिखना है, रुक जाए एक सेकेंड। ये डिस्काउंट का लिख लो ना यार, तो याद रहेगा, बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। और ये 30 जून को ऐसे मार्क कर लेना, तो तुमको भी याद रहेगा कि ये मंथ एंड पे होता है, हाँ या ना। और इसके नीचे एक नोट लिख लेना कि डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम्स ऑफ कैश बुक आर ओनली टोटल्ड नॉट बैलेंस्ड। सबको समझा मैंने क्या बोला? डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम्स ऑफ कैश बुक आर ओनली टोटल्ड एंड ट्रांसफर्ड टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। लिख लो सब लोग। ये इसके नीचे वाला पार्ट वो जाने दो, ठीक है ना। ओके, वो समझ जाएगा, समझ में आएगा ही, या नहीं भी आएगा तो इतना तो अभी यार तुमको एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ बोलिए प्रथम। सर अगर बोला हो तो ही हमें डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बनाना है ना, वरना इट्स नॉट कंपल्सरी इन द क्वेश्चन। यस, बट मेरे को समझाना तो पड़ेगा ना भाई कि अकाउंटिंग कैसे होती है। वरना फिर तू ग्रुप में डाल देगा 6 घंटे का लेक्चर है आज। पहले सुना कर क्या बोल रहा हूं मैं, येड़े ध्यान कहां रहता है? सबको कंफ्यूज कर दिया। ओ भाई ऐसा था क्या? 6 घंटे का सोच के लोग नहीं आए क्या? प्रथम बहुत मारूंगा साले तेरी वजह से अगर आज लोग कम आए तो। नहीं सर, उल्टा मैंने तो सबको क्लैरिफाई, लाइक रात को ही सब क्लैरिफाई कर दिया कि आज 6 घंटे का नहीं। आई डोंट थिंक किसी और के मन में ये डाउट था क्या?
धर्मवीर, तो यू शुड ऑल्सो बी वेरी सॉरी, नॉट टू मी बट टू योर पेरेंट्स, कि तू यार ऐसे पढ़ नहीं रहा है। विहान पारिक को बहुत हंसी आ रही है, ईशान, दर्शिल, आदित्य, चारों को मारूंगा, रुको। और धर्मवीर, 5 हो गए। पढ़ रहा हूं, देखते हैं, ठीक है। चलो, इसके नीचे का नोट मैं जो बोल रहा था वो बोल देता हूं। मैं नोट पहले लिखा रहा हूं। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम्स, discount allowed and discount received columns of cash book are totaled and transferred to their respective ledger accounts, are totaled and transferred to their respective ledger accounts at month end, समझा? ठीक है ना? एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जब लोग ऑनलाइन अटेंड करते हैं ना, देखो ये फॉर अ फैक्ट मैं जानता हूं तुम लोग आपस में चैट भी करते रहते हो टीम्स पे, ये इस पे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वो बंद कर दो। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी ने तुमको मैसेज किया, आप फ़ोन से अटेंड कर रहे हो, तो फ़ोन में तो ऐसा ही होता है, वो स्क्रीन पे, फिर अगर आप चैट पे जाओगे तो स्क्रीन बंद हो जाएगा, और वो सब डिस्ट्रैक्शन है। मतलब धर्मवीर, इसके लिए तो मैं तेरे को एक कल्प्रिट मानूंगा, मैं जानता हूँ फॉर अ फैक्ट तू ये चीज़ करता है, सब लोगों को मैसेज करते रहता है, जोक्स वोक्स। आई थिंक यू शुड रिफ्रेन, तू सबका फ्यूचर ख़राब कर रहा है इसमें। मैं बहुत हार्शली बोलूँगा, जो भी बच्चा, अगर तू नहीं करता है तो आई एम सॉरी, बट मेरे को अच्छे से याद है तूने एक बार ओपन चैट में ऐसा मैसेज भेज दिया था जो तू किसी को पर्सनली भेजना चाहता था, और वो मैंने पढ़ा था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग, ठीक है, और तू भी मस्ती के लिए करता है, तेरा इंटेंशन वो नहीं है, बट इट विल इन द लॉन्ग रन अफेक्ट नेगेटिवली ऑन एवरी स्टूडेंट। प्लीज़, वी आर नॉट स्टडिंग समथिंग विच इज़ वेरी किडिश, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, वापस से मैं तेरे को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अभी ख़त्म करो इसको, आइंदा से मत करो। और सिर्फ धर्मवीर के लिए नहीं है, उसका मेरे को पता था, उसने किया था, इसलिए मैंने उसको बोल दिया। बाकी बच्चों के लिए भी मैं बोलूँगा, 1-to-1 मैसेजेस आप लोग आपस में खेलना बंद कर दीजिए। आप एक दूसरे का फ्यूचर उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। कोई जोक पे हंसना इतना ज़रूरी नहीं है, वरना वो वाला फ्यूचर में जोक हो जाएगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, कैसे, ठीक है? वो वाला जोक नहीं पहुंचना है अपने को। मेक श्योर दैट देयर इज नो डिस्कशन बीइंग डन ऑन प्राइवेट चैट्स बाय एनीवन, अनलेस इट इज़ अ रेलेवेंट डाउट, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओपन चैट है आपके पास, मेन चैट में, प्राइवेटली मत चैट कीजिए प्लीज़। ईशान, गो हेड, बोलिए। सर, अगर ये ईयर एंड पे कैश बुक बना होता तो फिर जो लेजर अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के, हाँ, उसमें 31 मार्च के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता, ऐसा मतलब वो एंट्री आता? प्रेजेंट करने के लिए नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता ना? नहीं, ठीक है। ये चेक्स वाला पार्ट लिख लीजिए प्लीज। अच्छा, एक और चीज याद रखिए, अगर चेक के बारे में कुछ बोला नहीं है तो कौन सा चेक अज्यूम करने का? क्रॉस चेक, ठीक है? इफ नो इन्फो अज्यूम क्रॉस्ड चेक। और भाई धर्मवीर, वो मे बी मैंने तेरे को ऐसा थोड़ा हार्शली बोल दिया, वैसा मत सोचना, बट सबके लिए ही था कि प्लीज़ आपस में चैट मत करो, इट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट, सबका फोकस अफेक्ट होएगा, ठीक है? तो उसमें कुछ बुरा मत मानना, वैसे तो ऐसा है नहीं, बट स्टिल, रो तो नहीं रहा है? अथर्व बेशर्म हंस रहा है। धर्मवीर चले गया लगता है ही नहीं। हाँ, क्या बोला है ना, इमोशनल क्या है।
नहीं यार, वो मैंने देखा है उसमें फिर क्या होता है ना, अपन टाइम पास पे ज़्यादा फोकस रहता है। अरे सर के मुंह से ये निकल गया, चलो इस पे जोक मारते हैं। दैट शुड नॉट बी द फोकस। मैं भी इंसान हूँ, कोई गलती हो भी गई तो हो गई। प्रथम तो मेरे को लगता है यहाँ पे पंगे ही लेने आते हैं सबसे। धर्म भी, वो प्रथम ने सॉरी सर डाला था ना, तो उस पे देखो धर्म भी, अभी हंसी मेरे को भी आ जाती है। धर्मवीर उस पे जाके डालता है यू शुड बी। क्या टाइम पास करते हो यार। कर दूं? ये लिखा ना, इफ नो इंफॉर्मेशन अज्यूम क्रॉस चेक। ग्यारहवीं के जर्नल के नोट्स जो है ना, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस वाले, वो एक बार रिविजिट कर लो। कहाँ पे? मतलब डिपॉजिटेड इन बैंक अगर लिखा है समझ आज की डेट पे, तो बैंक में ऐड हो जाएगा। यार मैं 11वीं में एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस लिखाता था, वो है क्या किसी बच्चे के पास? उसका पीडीएफ बना हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है, अच्छी हैंडराइटिंग है तेरी। वो एक बच्चा भेजेगा ग्रुप पे, आप दोनों में से एक जन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ओवर द वीकेंड उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है? मैंने यहाँ पे बच्चों को बोल दिया, ईशान कोई एक बच्चा उन दोनों में से दे विल शेयर ऑन द ग्रुप। चलिए ये कैश बुक डिस्कस करके 5 मिनट में ब्रेक दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व आके कर लेना, ठीक है? ट्रिपल कॉलम में कैश बुक बनाना है, ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैलेंस दिया हुआ है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 और 120। पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड इन बैंक। कितना? 10,000। तो बैंक टू कैश, बैंक में डेबिट, देखो कॉन्ट्रा लिखा, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स टू कैश लिखा, अमाउंट बैंक के कॉलम में, हाँ या ना? फिर क्रेडिट साइड पे कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो अमाउंट कैश में लिखेंगे, एलएफ के कॉलम में सी, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स बाय बैंक, हाँ या ना? हाँ ये मैं भूल गया था बताना, यहाँ पे जो आता है उसको रिसीट नंबर होना चाहिए और ये वाउचर नंबर होना चाहिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है? बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक 15,000 रुपए का। डबल कॉलमनर सर ऐसा ही पूछ रहे हैं ये लोग, डबल कॉलमनर कैश बुक भी पूछ सकते हैं ना? हाँ पूछ सकते हैं बट कम चांसेस है। एंट्री हो जाएगा फर्नीचर टू बैंक, यहाँ पे आ गया बाय फर्नीचर। नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस टू कैश, यहाँ पे बाय परचेजेस कैश के कॉलम में। नेक्स्ट रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट, यही अमाउंट है यार। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन, टू मोहन लिखा, कैश में 9,800, डिस्काउंट अलाउड में 200, समझा सबको? नेक्स्ट कैश सेल्स कितना है? 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट पेड टू लता बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, तो लता अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड बाय लता, हाँ या ना? नेक्स्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट सॉरी पेड इनटू बैंक 5,000, यहाँ पे बैंक टू कैश। नेक्स्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, तो क्रेडिट साइड पे बाय ड्रॉइंग्स आ गया कि नहीं आ गया? बैंक के कॉलम में। अभी ये याद रखना, जैसे ये 5,000 आजू बाजू में आ गया ना, वो लकीली हो गया, वैसा कोई जरूरी नहीं है ना? हो सकता है डेबिट साइड पे 10 ट्रांजैक्शन हो गए, क्रेडिट साइड पे पहला ऊपर ही लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसीव फ्रॉम गुप्ता 14,300, अलाउड हिम डिस्काउंट 200, तो चेक आया है। और ये देखो गुप्ता का चेक आगे चल के डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो पहले किस में ट्रीट करेंगे? कैश। तो 14,300, 200 टू गुप्ता।
फिर अगले दिन पे जब डिपॉजिट करेंगे तो बैंक टू कैश। ईशान आपका डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा, चेक्स इन हैंड कहीं पे भी ट्रीट नहीं किया है। नेक्स्ट, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। एंट्री क्या हो गई, कैश विड्रॉ किया तो बैंक का असेट कम हो जाएगा, कैश का बढ़ जाएगा, कैश टू बैंक, कैश में डेबिट टू बैंक, हाँ या ना। रेंट पेड बाय चेक बाय रेंट। नेक्स्ट कुछ है क्या अगले पेज पे, नहीं। बैलेंस किया, दोनों बैलेंसिंग फिगर मिले, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इजी टफ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ब्रेक के बाद। ब्रेक टिल 9:10। चलो गाइज, मैंने सोल्यूशन स्क्रीन पे प्रेजेंट किया हुआ है। आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में रूलिंग किया हुआ है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए और स्क्रीन पे से वेरीफाई कर लीजिए। छापिए मत स्क्रीन पे से, आई वुड रिकमेंड। सब लोग प्लीज कैश बुक वाला सम सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आज हम पेटी कैश वाला भी कर लेंगे। और कल मेरा लेक्चर है ना 2 घंटे का, तो उसमें इसका लेजर वाला पार्ट तो हो ही जाएगा। वी विल फिनिश विद दिस टॉपिक टुमारो। समझ गए सब लोग? लेजर और ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट छोटा सा ही बचेगा। मतलब अगर कुछ पेटी कैश बुक में भी बच गया तो पता नहीं, आई हाईली डाउट। तो वी विल बी एबल टू, बट आई एम श्योर विल फिनिश दिस टॉपिक टुमारो। एंड इफ वी आर एबल टू फिनिश इट, आई विल स्टार्ट विद BRS। क्या स्टार्ट करूं, BRS या रेक्टिफिकेशन? BRS, we'll start with BRS tomorrow. Done. चलिए, हो गया ये। Let's move forward. चलिए, पेटी कैश बुक के बारे में समझ लेते हैं। पेटी कैश बुक क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था। हम बनाते हैं फॉर ऑल पेटी कैश ट्रांजैक्शंस। पेटी कैश मतलब छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो हम जो थोड़ा सा कैश रिसेप्शनिस्ट या ऑफिस इंचार्ज को देके रखते हैं कि भैया चाय पानी नाश्ता, छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो कुछ नहीं, अभी पेटी कैश में, पेटी कैश बुक में 2 टाइप की पेटी कैश बुक होती है। एक सिंपल पेटी कैश बुक और एक होती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हम क्या करते हैं, सारे खर्चों को अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी कौन सी कैटेगरी का अलग अलग कॉलम बनेगा, सभी बच्चे थोड़ा तो पेटी कैश बुक पढ़ चुके हैं 11वीं में, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है एनालिटिकल मतलब क्या। ये जो कॉलम्स अपन बनाते हैं ना, क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड। एनालिटिकल मतलब ये कॉलम्स जो हम बनाते हैं। अभी कौन से कॉलम्स अलग बनाने हैं उसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ठीक है। इसमें से क्या क्या डेफिनेटली बनेगा, एक सन्ड्री एक्सपेंस पक्का बनेगा, LF का कॉलम पक्का बनेगा और लेजर जरूर बनेगा, हाँ या ना, इतना मानते हैं। बाकी जो 4 बनाए हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड नाम हैं, बट उसमें याद ये रखना है उन खर्चों का अलग कॉलम बनता है, या तो जिनका अमाउंट बड़ा है या जो रेकरिंग है। जैसे ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस का, बस ऑटो ये सब का बहुत ज़्यादा, तो ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस का एक बना दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बना दिया, यहाँ पे पोस्टेज एंड कुरियर और कैरेज एंड कार्टेज बना रखा है, हाँ या ना। मोस्टली यही पॉपुलर हेड्स होते हैं। उसके बाद अलावा बच्चे कुछ सन्ड्री में जाएंगे और लेजर। इसके अलावा रिफ्रेशमेंट्स अलग बना देते कई बार अगर ज़्यादा रहे तो। स्पेसिफिक में देखो उन्होंने यही सब नाम दिया है और स्पेसिफिक एक्सपेंस अकाउंट्स यहाँ पे दिए हैं। लेजर में क्या जाता है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू रियल एंड, मतलब बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू असेट और लायबिलिटी। एनीथिंग रिलेटेड टू, तो समझो कोई छोटा मोटा फर्नीचर खरीद लिया। अथर्व, मिसलेनियस और सन्ड्री सेम होता है भाई। मिसलेनियस जो तू बोल रहा है वो सन्ड्री होता है, ठीक है। लेजर में कौन सी चीजें जाएंगी, एनीथिंग रिलेटेड टू असेट और लायबिलिटी, और एनीथिंग रिलेटेड टू रियल और पर्सनल अकाउंट। समझा सबको? हाँ, कोई डाउट है इसमें? हाँ चलेगा भाई, मिसलेनियस लिख लेना, ठीक है। अभी यहाँ से मैं समझा देता हूँ सम। ये पहले तो
बिफोर डिस्कसिंग द सम आई वुड जस्ट वांट टू डिस्कस द प्रेजेंटेशन ऑफ इट. ठीक है, ऑनलाइन वालों को समझा है क्या मैंने जो अभी बोला, क्या क्या कॉलम्स अलग बनेंगे उसके बारे में? हाँ, ये एक है, इसमें यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस का सेकेंड लास्ट दिया है ना, मेरे हिसाब से इन दोनों को जगह इंटरचेंज कर देने का, एलएफ से जस्ट पहले और लेजर एलएफ के बाद. हेडिंग दे दिया एनालिटिकल पेटी कैश बुक इन द बुक्स ऑफ. रिसीट्स का यस 11th में भी कराया था. रिसीट साइड सीबीएफ मतलब कैश बुक फोलियो नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, वी नंबर, वाउचर नंबर और ये पेमेंट. अगर सिर्फ मैं इतने कॉलम्स बनाऊं ना तो ये हो गया सिंपल पेटी कैश बुक. क्या हो गया? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेट आ गई. अच्छा, इसमें क्या हो गया, पर्टिकुलर्स का कॉलम, हाँ कम चांसेस है क्या, ये सब बाद में पूछ लो ना यार, चांसेस कम है, आप भी पेपर्स देख लीजिए, मैंने बोला पूरे इस चैप्टर के चांसेस कम है. डेट का एक कॉलम है, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम है, जिस साइड लिखना हो. तो जैसे अभी महीने के स्टार्ट में अपने को कुछ पैसा मिला तो टू कैश करके अपने यहाँ पे रिसीट साइड में लिख दिया, हाँ है ना. और फिर जो भी खर्चे रहेंगे वो यहाँ पे लिख के पेमेंट्स में लिखते जाओ. समझा कि नहीं समझा? अब इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली ये है, आगे का बैलेंसिंग कैसे होता है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरे महीने का पेमेंट्स यहाँ पे ले लिया पहले, देख रहे हैं इसमें अपन ने और कहीं लाइन नहीं ड्रॉ किया, सिर्फ पेमेंट्स वाले रो में लाइन ड्रॉ, कॉलम में लाइन ड्रॉ किया, टोटल लिया, है ना. फिर नीचे बैलेंसिंग के लिए लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ढूंढा, उसको लिखा बाय बैलेंस कैरिड, और अगले महीने में लेके जाके लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट. और फिर अभी क्या एक इम्प्रेस्ड का कॉन्सेप्ट होता है, क्या चीज का? इम्प्रेस्ड का क्या मतलब होता है, जैसे मैं मेरे ऑफिस इंचार्ज के साथ बात कर लेता हूँ कि इम्प्रेस्ड का लेवल 5000 है, मतलब आई विल मेक श्योर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यू हैव 5000. तो किसी महीने अगर आपका 4000 खर्चा हो गया तो अगले महीने में आपको फिर से 4000 दे दूंगा कि फिर से आपके पास 5000 आ जाए. अरे ये एक मच्छर प्रश्न. इम्प्रेस्ड का क्या मतलब होता है कि मैं मेरे ऑफिस मैनेजर को बोलता हूँ कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आई विल मेक श्योर यू हैव 5000. तो पहले महीने में मैंने उसको 5000 दिए, महीने के एंड में उसके 4000 खर्चा हो गया, अब उसके पास 1000 बाकी है. ऑफिस मैनेजर मेरा बेटा थोड़ी ना है कि मैं उसको 5000 की पॉकेट मनी दे रहा हूँ, है ना. मैं उसको बोलूँगा तेरे पास 1000 बचे हुए हैं, अभी मैं 4000 देता हूँ, है ना. इम्प्रेस्ड का लेवल होता है दैट लेवल रिफिल करके वहाँ तक पहुँचा देंगे, समझे? अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ है, जनरली जो पेमेंट्स का अमाउंट होता है ना बच्चों, यहाँ पे ये जैसे 6550 की पेमेंट्स थी तो यहाँ पे कैश भी कितना ले लिया. जनरली ये क्या होता है, सेम. कभी कभार सेम कब नहीं होएगा, जब पूरे महीने में कोई 100 रुपए की समझो सन्ड्री इनकम आ गई. क्या आ गई? इम्प्रेस्ड का लेवल जैसे अभी कितना है, 8000 है. इस सब में पहले महीने के स्टार्ट में उसके पास 8000 थे, है ना. 100 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिया था, 8100 हो गए. यहाँ पे अभी 8100 लिख दूंगा. पेमेंट 6550 ही रहेंगे, बैलेंस कितना बच जाएगा, 1550. डू यू गाइज अग्री टू दिस? बैलेंस कितना बच जाएगा, 1550, जो यहां पे आ जाएगा. तो यहां पे कलेक्शन सिर्फ 6450 का होएगा कि नहीं होएगा, है ना. 6450 रिप्लेनिश, इवन तो पेमेंट्स कितने किए हैं, बट उसको कलेक्ट सिर्फ कितना अगले महीने नया कितना लेना पड़ेगा, 6450, क्योंकि एक 100 रुपए की सन्ड्री इनकम आ गई थी. सन्ड्री इनकम आ जाएगी तो यहीं पे आ जाएगा टू सन्ड्री इनकम करके लिख देने का. सबको समझा? कोई डाउट? ऑनलाइन वाले भी बताइए, सबको ये वाला पार्ट समझा जो मैंने समझाया? बाकी जनता भी प्लीज कंफर्म कीजिए. ठीक है, ये वाला पार्ट समझा है तो आगे चलता हूं. एक बार फिर से एक्सप्लेन करो. अगर कुछ सन्ड्री इनकम रही यहाँ पे, समझ, उसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे करके डेट डाल के तो टू सन्ड्री इनकम लिख देगा. समझ तू सेल ऑफ स्क्रैप रहा, 100 रुपये आया, तो तेरा ये साइड का टोटल 8100 हो जाएगा ना 8000 के बदले. और प्लीज अनम्यूट कर ले, अपन बात करते करते कर लेते हैं. यस सर. ये 8100 समझा कैसे आया? हाँ सर समझा. यहाँ पे भी 8100 लिखेगा, फिर हाँ, माइनस 6550 कितना बचेगा, 1550. अगले महीने में 1550 ब्रॉट डाउन कर लिया. यस सर. इम्प्रेस्ड का लेवल तो 8000 ही है, 8100 नहीं है.
तो फिर 1550 से 8000 पहुंचने के लिए सिर्फ 6450 डालना पड़ेगा। तो 6550 पेमेंट्स था, बट लिया सिर्फ 6450 क्योंकि 100 रुपए अदर इनकम से आ गया था, समझा? यस सर, ओके सर, समझ गया, थैंक यू। हाँ, अभी नेक्स्ट गाइज, आई होप सबको बेसिक पेटी कैश बुक समझ गया। अभी यहाँ पे एनालिटिकल में क्या होता है, ये एक तो थोड़ा सा कॉलम इन्होंने नीचे डाल दिया है, ये पेमेंट्स के साथ साथ ही आ जाएगा, ये एनालिसिस का ऐसा लिखने की हेडिंग ज़रूरत नहीं है, स्प्लिट कर दो। तो जो जो अकाउंट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे अभी ऑटो बहुत बार है, ऑटो है, फिर टैक्सी है, फिर ऑटो है, फिर बस फेयर होएगा, कुछ सब उसमें किस में डाल दिया, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। पोस्टेज एंड कुरियर में कुछ भी अगर कुछ स्पीड पोस्ट से सामान भेजा या ऐसा कुछ, वो सब आ जाएगा। पोस्टल स्टैम्प्स वैम्प्स भी आ जाएंगे। ये देखो पोस्टल स्टैम्प्स आ गया ना पोस्टेज एंड कुरियर में। रेवेन्यू स्टैम्प रहेगा तो आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, वो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज होता है। और फिर बाकी सब, और जिसका कोई नहीं उसको किस में डाल देंगे, सन्ड्री एक्सपेंस में। इस समय कोई, हाँ ये देखो, फिर एक फर्नीचर खरीदा था, देख रहे हो, वुडन चेयर, 270 लिखा, उसको लिख दिया 270 इन लेजर का कॉलम, क्योंकि वो एक असेट हो गया। क्या हो गया, एक जो आपका पेमेंट्स का टोटल है ना, ये आगे के सारे कॉलम्स का टोटल करेंगे तो वो अमाउंट मैच हो जाएगा, समझे? तो अमाउंट हर बार दो, पेमेंट्स के सारे अमाउंट कितनी बार लिखने पड़ेंगे, एक बार पेमेंट्स के कॉलम में और एक वो कौन से हेड में फॉल करता है उस हिसाब से। प्लीज बताइए, सबको समझा है? कोई इतना फर्क, देख एकदम ही ऐसे कर दिया कि समझ, ट्रैवलिंग का तूने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाल दिया तो बेइज्जती है, बट इतना दे क्या है, कोई ये वैसे पूछने नहीं वाले, बट पूछ लिया तो यार इतना कुछ नहीं होता है, जो बेस्ट असेसमेंट हो वो लिख दे, ठीक है? समझा सबको? और ये इसके आगे खत्म हो जाता है, ये 6550 वाले रो के नीचे एनालिसिस वाले पार्ट में कुछ भी आता नहीं है, ठीक है? अब इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। लेट मी चेक, वो इधर दिया हुआ है क्या? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसको जर्नल में कैसे ट्रांसफर करने का, ठीक है? तो यहां पे जब स्टार्ट में 8000 रुपए हमने लिए थे, उसकी एंट्री तो क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो कैश बुक में चले गया कि नहीं चले गया, तो वो हो गया। फिर एक है ना पेटी कैश का लेजर बनता है, ये देखो यहां पे पेटी कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कैश लिखा, सॉरी मैंने एंट्री उल्टी बोल दी, महीने के स्टार्ट में एंट्री क्या होगी, पेटी कैश टू कैश होगी, सॉरी मैंने कैश टू पेटी कैश बोली ना, पैसा निकाल रहे हैं, पेटी कैश का असेट मेन कैश का असेट कम हो जाएगा, तो पेटी कैश में डेबिट साइड पे गाइस टू कैश। जो भी डे बाय डे पेमेंट हो रही है ना, ये सारी छोटी मोटी चिल्लर इन अलग अलग डेट पे, इनकी कोई सेपरेट जर्नल एंट्री, समझे? इसको कैसे लेजर, हम जर्नल में और लेजर में कैसे डालते हैं, इसकी एक एंट्री होगी कब, महीने के, ये एंट्री आप जर्नल प्रॉपर में लिख देंगे, ठीक है? एंट्री क्या होगी, जो जो आपने अलग अलग हेड्स बनाए हैं वो सारे अकाउंट खर्चा बढ़ाने के लिए डेबिट कर देंगे, हाँ या ना? लेजर के कॉलम में जो जो लाइन आइटम लिखी है उसको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। अगर लेजर में समझो 4 आइटम रहती तो चारों को इंडिविजुअल, इस सब में सिर्फ एक थी फर्नीचर, तो फर्नीचर को डेबिट किया, हाँ या ना? सब समझ रहे? हो सकता है अशोक जो प्यून है उसको 200 रुपए का लोन दिया होता, तो अशोक लोन अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? लोन टू अशोक अकाउंट डेबिट, वो यहां पे अलग से आ जाता, समझ रहे हैं? लेजर में जितनी भी आइटम्स, लेजर वाले कॉलम में जितनी भी आइटम्स रहेंगी उसको अलग से डेबिट करना पड़ेगा, समझा? बाकी सबको वो हेड्स के हिसाब से कर दिया। ये हमारा फर्नीचर असेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और पेटी कैश का असेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट फॉर द 6550। कोई डाउट? एम आई मेकिंग सेंस? इसका लेजर अगर देखें, ये महीने के स्टार्ट में पैसा डाला, पैसा गया, बैलेंसिंग फिगर और अगले महीने का पैसा आ गया, हाँ या ना? अगर कुछ सन्ड्री इनकम होती जो 100 रुपए की मैं बता रहा था, तो उसकी अलग से एंट्री आ जाती, पेटी कैश टू सन्ड्री इनकम। बताइए समझा सबको? एम आई मेकिंग सेंस? तो एक्चुअली पेटी कैश बुक जो हम बनाते हैं ना, उसमें कोई एंट्रीज रिकॉर्ड ही नहीं होती है,
ये सिर्फ एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम फिर एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में लिख के लेजर में ट्रांसफर करते हैं, समझा? बट एंट्री सिर्फ कितनी लिखते हैं? 3, एक महीने के स्टार्ट में पैसा लेने की, एक महीने के एंड में एक्सपेंसेस की, और एक बीच में अगर कोई सन्ड्री इनकम हुई तो उसकी, है ना? 3 एंट्री में काम खत्म। चिल्लर 25 रुपये का बस फेयर हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट रख रखा है, जर्नल एंट्री पास कर रखा है, बस फेयर अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, उसकी 25 रुपये सैलरी उससे ज़्यादा हो गई उस 5 मिनट की जिसमें उसने वो ट्रांजैक्शन सिस्टम में जाके पोस्ट किया, वर्थ रहा क्या? नहीं। मेकिंग सेंस? चलिए आप लोग स्वतः स्टार्ट कर। ऑनलाइन वालों को समझा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? Guys, is everyone aligned with me on this topic, petty cash book? I hope I have cleared everything which you need to solve this sum. आपको सॉल्व करना है गाइस अभी इसको स्वतः, और सोल्यूशन स्क्रीन पे प्रेजेंटेड रहेगा, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं इफ़ यू हैव मेड एनी मिस्टेक्स, ठीक है? चलिए अब बाकी है इसका एक स्निप ले लीजिए प्लीज़, जिसका बाकी है इसका स्निप ले लीजिए प्लीज़। मैं आगे जा रहा हूँ। डन, ठीक है? ये प्लीज़ जर्नल और लेजर भी बना लीजिए अपनी बुक्स में। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर फ्लोइंग एवरीवेयर। और ये बना के यू कैन एग्जिट फॉर द डे, ठीक है गाइस? कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद दिस टॉपिक, जिसमें लेजर पार्ट मेरा बाकी है वो ख़त्म करेंगे और BRS के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।